नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे दिल्ली से। मिशन कर्नाटक पर है बीजेपी और मिशन कर्नाटक पर बीजेपी का अभियान शुरू हो चुका है। कर्नाटक में चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। आज से कर्नाटक में पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां रहने वाली हैं। जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई रोड शो भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 6 दिन में 22 रैलियां करेंगे पीएम मोदी। इस बार कर्नाटक को जीतना है और कर्नाटक में भी बीजेपी को लाना एक बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे में बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे कर्नाटक में पहुंच रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए और जनता के बीच में पहुंच रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बीजेपी की जन हितकारी नीतियां जो हैं वो लोगों तक पहुंच पाए और आगे आने वाले वक्त के लिए जो वायदे हैं वो भी जनता के बीच में पहुंच पाए। बहरहाल कर्नाटक की जनता किस पर विश्वास जताती है ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन तमाम पार्टियां जुटी हुई हैं कर्नाटक अभियान पर। विशेष तौर पर कर्नाटक में देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला है और कांग्रेस में राहुल गांधी भी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जनसभाएं कर रहे हैं। देखिए 29 अप्रैल को हुमनाबाद, विजयपुरा, कुदाची में है जनसभा। 30 अप्रैल को कोलार, चन्नापटना, बेलूर में जनसभा को संबोधित करेंगे। 2 मई को चित्रदुर्ग, विजयनगर, सिंधनूर, कलबुर्गी में है जनसभा और 3 मई को मुडबिद्री, कारावार, कित्तूर में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 6 मई को चित्तपुर, नंजनगुड़, तुमकुरू ग्रामीण क्षेत्र में रहेंगे और 7 मई को बादामी, हावेरी, शिवमोगा, ग्रामीण बेंगलुरु सेंट्रल में जनसभा करेंगे। 29 अप्रैल को हुमनाबाद, विजयपुरा, कुदाची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा रहने वाली है। तो देखिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मिशन में जुटे हुए हैं क्योंकि 2024 से पहले ये एक बड़े चुनाव रहने वाले हैं और कहीं ना कहीं 2024 की दिशा तय करने वाले चुनाव रहेंगे। धरातल पर लोग बीजेपी को कितना पसंद कर रहे हैं ये इन चुनावों से काफी हद तक साफ हो जाएगा और कर्नाटक में क्या रहने वाले हैं नतीजे, इसको जानने के लिए भी उत्सुकता रहेगी। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेती है। अतीक अशरफ हत्याकांड के मामले में आज सुनवाई है। जस्टिस एस रविचंद्रन भट्ट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ सुनवाई करेगी। मामले में योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की कैविएट याचिका, बिना हमारा पक्ष सुने कोई भी आदेश पारित न किया जाए, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया है। अतीक हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है। याचिका में हत्या की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। 2017 से हुए 183 एनकाउंटरों की भी जांच कराने की मांग की गई थी। वकील विशाल तिवारी ने याचिका दाखिल की है। तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में मामले की जांच हो रही है। तो अतीक और अशरफ हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया है कि बिना उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष को जाने कोई भी आदेश पारित न किया जाए। प्रयागराज से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, माफिया अतीक के बेटे अली अहमद का कथित पत्र वायरल हुआ है। प्रयागराज के निकाय चुनाव से पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पत्र में सपा और बीजेपी के खिलाफ निकाय चुनाव में मतदान अपील की गई है। पत्र में अतीक और अशरफ हत्याकांड के लिए बीजेपी और सपा को जिम्मेदार ठहराया गया है। नैनी सेंट्रल जेल में बंद अली अहमद के नाम से जारी हुआ है पत्र और पत्र में माफिया अतीक और अशरफ की फोटो भी लगाई गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए ये वही पत्र है जो न्यूज वन इंडिया के पास भी मौजूद है और नैनी सेंट्रल जेल में बंद अली अहमद के नाम से पत्र जारी हुआ है जिसमें अतीक अहमद, अशरफ की भी फोटो लगी है। पत्र में माफिया अतीक और अशरफ की फोटो भी लगाई गई है और आगामी निकाय चुनावों को देखते हुए ये पत्र कहीं ना कहीं एक बवाल मचा रहा है क्योंकि इस पत्र में कहा गया है कि अतीक और अशरफ की हत्या का कारण है सपा और बीजेपी। तो
तो पत्र में सपा और बीजेपी के खिलाफ निकाय चुनाव में मतदान की अपील की गई है और पत्र में अतीक और अशरफ हत्याकांड के लिए बीजेपी और सपा को जिम्मेदार ठहराया गया है। नैनी सेंट्रल जेल में बंद अली अहमद के नाम से जारी हुआ है यह पत्र और पत्र में माफिया अतीक और अशरफ की फोटो भी लगाई गई है। विजय पथ पर बीजेपी यानी कि आगामी निकाय चुनावों को देखते हुए बीजेपी के तमाम बड़े नेता मैदान में जुटे हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का भी महत्वपूर्ण दौरा है। आज सीतापुर, लखीमपुर, बलरामपुर और गोरखपुर का करेंगे दौरा। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 2 दिन में मंडल के चारों जिले में सीएम प्रचार करेंगे। जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। कई अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी करेंगे बैठक और 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर भी जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कई अन्य कार्यक्रम भी हैं, उनमें भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री। सीएम योगी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम है, वो बता देते हैं। सीतापुर, लखीमपुर, बलरामपुर और गोरखपुर का दौरा करेंगे। सुबह 11:10 पर लखनऊ से रवाना होंगे सीएम योगी और सुबह 11:35 पर सीतापुर के लिए रवाना होंगे सीएम योगी। सुबह 11:40 पर और 12:25 तक जनसभा को संबोधित करेंगे। सुबह तकरीबन 12:30 बजे सीएम सीतापुर से रवाना हो जाएंगे। दोपहर तकरीबन 1 बजे लखीमपुर खीरी पहुंच जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और 1 बजे से तकरीबन 2 बजे तक राजकीय इंटर कॉलेज में करेंगे जनसभा। दोपहर 1:50 पर लखीमपुर खीरी से रवाना हो जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर 2:25 पर बलरामपुर के छोटा परेड ग्राउंड पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और दोपहर 2:30 बजे से 3:15 बजे तक छोटा परेड ग्राउंड में जनसभा करेंगे और दोपहर 3:15 बजे बलरामपुर से रवाना होंगे सीएम योगी। दोपहर 3:30 बजे से गोरखपुर सर्किट हाउस पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर में 2 दिन जनसभा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 2 दिन में मंडल के चारों जिलों में भी प्रचार करेंगे और शाम 4 बजे से 4:45 बजे तक चिकित्सक सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे और शाम 4:45 बजे गोरखपुर क्लब से रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। देखिए, ये मिनट टू मिनट कार्यक्रम है जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इन 4 दिवसीय दौरों के दौरान क्या शेड्यूल रहने वाला है वो बता रहे हैं। अगली बड़ी खबर लखनऊ से बता रहे, 4 जिलों के दौरे पर डिप्टी सीएम बृजेश पाठक देवरिया, कुशीनगर, गाजीपुर और वाराणसी के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री। दोनों डिप्टी सीएम और जनसभा को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम बृजेश पाठक। पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी करेंगे बैठक। कई अन्य कार्यक्रम में भी करेंगे शिरकत। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डिप्टी सीएम बृजेश पाठक के दौरे से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। जनसभा को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम बृजेश पाठक और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। कई अन्य कार्यक्रम में भी करेंगे शिरकत और इसी के साथ साथ आपको बताते चलें, लखनऊ से बड़ी खबर, 4 जिलों के दौरे पर डिप्टी सीएम बृजेश पाठक। देवरिया, कुशीनगर, गाजीपुर और वाराणसी के दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम बृजेश पाठक। मिनट टू मिनट कार्यक्रम बता देते हैं। देवरिया, कुशीनगर, गाजीपुर और वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। सुबह 11 बजे कुशीनगर पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। बेनेट क्लब मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर तकरीबन 12:30 बजे देवरिया पहुंचेंगे और जिला मुख्यालय के बनवाल वाटिका में जनसभा भी की जाएगी। दोपहर 2:30 बजे गाजीपुर पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। दोपहर 2:30 बजे शंकर कोल्ड स्टोरेज में भी जनसभा करेंगे डिप्टी सीएम बृजेश पाठक। शाम 6 बजे वाराणसी पहुंचेंगे और मंडुवाडही के विश्वनाथ गार्डन में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। शाम 7 बजे सिंगरा में व्यापार प्रकोष्ठ को भी संबोधित करेंगे।
लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का वाराणसी का दौरा है। मतदाता सम्मेलन में हिस्सा लेंगे डिप्टी सीएम और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जनसभा करेंगे। जनसभा को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के दौरे से जुड़ी हुई पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। और मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या होगा वो बता रहे हैं। आज वाराणसी के दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। चौका घाट में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। दोपहर 1 बजे केशारी रोहणिया में मतदाता सम्मेलन रहेगा। दोपहर 3 बजे सुसुबाही विजय का उद्घोष करेंगे और 7:30 बजे वाराणसी के मवैया में करेंगे जनसंपर्क और तकरीबन 8:45 बजे कोनिया में कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शामिल होंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का दौरा है आज। मेरठ और गाजियाबाद के दौरे पर भूपेंद्र चौधरी गाजियाबाद और मेरठ में करेंगे संगठनात्मक बैठक। गाजियाबाद में मुख्य चुनाव कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। 2 बजे मेरठ कमिश्नरी के पार्टी पदाधिकारियों की बैठक होगी। बैठक में कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मेरठ और गाजियाबाद के दौरे पर हैं भूपेंद्र चौधरी। गाजियाबाद और मेरठ में करेंगे संगठनात्मक बैठक। गाजियाबाद में मुख्य चुनाव कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगे भूपेंद्र चौधरी। 2 बजे मेरठ कमिश्नरी के पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में होंगे शामिल। अगली बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, निकाय चुनाव को लेकर के ग्राउंड जीरो पर उतरी बीजेपी। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप का हापुड़ का दौरा है आज। झांसी में जनसभा करेंगे। राज्य मंत्री रामकेश निषाद मैनपुरी दौरे पर रहेंगे। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे जनसंपर्क। जनसभा में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। तो अब देखिए, बीजेपी के तमाम मंत्री और संगठन के तमाम बड़े नेता जनसभा करेंगे, जनता के बीच में पहुंचेंगे और कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शामिल होंगे। तो निकाय चुनाव से पहले ही बीजेपी की बड़ी जीत हो गई है। बीजेपी की सदस्यता कई विपक्षी लेंगे और कई विपक्षी नेताओं को दिलाई जाएगी बीजेपी की सदस्यता। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक दिलाएंगे बीजेपी की सदस्यता। अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता लेंगे सदस्यता। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में होगा कार्यक्रम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक दिलाएंगे बीजेपी की सदस्यता। अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता सदस्यता लेंगे। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में होगा कार्यक्रम। और लखनऊ से बड़ी खबर है, निकाय चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी जीत। बीजेपी की सदस्यता लेंगे कई विपक्षी नेता। यूपी में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। एक तरफ जहां बसपा और सपा के मुखिया यूपी में अब तक निकाय चुनाव के समर्थन में जनसभाएं तक शुरू नहीं कर पाए हैं, वहीं दूसरी ओर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनावों की कमान खुद ही संभाल ली है। देखिए रिपोर्ट। निकाय चुनाव को लेकर एक तरफ बहुजन समाज पार्टी खेमे से खबर है कि कानपुर क्षेत्र के प्रभारी मुनकाद अली को बसपा सुप्रीमो मायावती ने हटा दिया। बसपा सुप्रीमो इस बात से नाराज हैं कि कानपुर में सभी सीटों पर बसपा को प्रत्याशी नहीं मिले। वहीं सपा खेमे से खबर है कि सपा नेता अरविंद सिंह गोप ने अभी अखिलेश यादव से लखनऊ के प्रत्याशी के समर्थन में जन समर्थन के लिए समय मांगा है। लेकिन वहीं अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो बीजेपी इन सभी दलों से आगे चल रही है। सीएम योगी ने खुद निकाय चुनाव की कमान संभाल रखी है। पिछले एक हफ्ते में सीएम योगी ने करीब यूपी के 10 जिलों के दौरे किए हैं और 10 से ज्यादा चुनावी सभाएं करके बीजेपी के प्रत्याशियों के पक्ष में जबरदस्त माहौल बना दिया है। 24 अप्रैल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर, शामली, अमरोहा के दौरे पर थे।
25 अप्रैल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चुनाव प्रचार रायबरेली, उन्नाव, लखनऊ में था। 27 अप्रैल लखनऊ, मथुरा, फिरोजाबाद, आगरा में चुनाव प्रचार। अगर देखा जाए तो पिछले 15 सालों से निकाय चुनावों में बीजेपी का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी को अपने पिछले सारे प्रदर्शनों से भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार की कमान संभाल रखी है। संगठन ने भी अपनी पूरी ताकत निकाय चुनाव में झोंक दी है। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं और इसके साथ ही पूरी कैबिनेट को सीएम योगी की तरफ से जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। वहीं दूसरी तरफ यूपी की सभी विपक्षी पार्टियां अभी तैयारियों में ही जुटी हुई हैं। जमीन पर कहीं दूर दूर तक बीजेपी के सिवाय दूसरा कोई दल दिखाई नहीं दे रहा। भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है, ये इसी नाते है कि हम जनता के बीच में जाते हैं, अपनी विषय रखते हैं, अपने जो कार्य किए हैं वो रखते हैं और उसी परिप्रेक्ष्य में योगी आदित्यनाथ लगातार सभाएं कर रहे हैं। जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, नगर निकाय में भारतीय जनता पार्टी हमेशा शहर में मजबूत पार्टी रही है। जब हम सत्ता में नहीं रहे तब भी हम जीतते थे, लेकिन हमने काम किया है और डबल इंजन की सरकारों ने निकाय में क्या काम किया उसको जनता के बीच में रखना योगी आदित्यनाथ चाह रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ चुनाव भारतीय जनता पार्टी विजयश्री प्राप्त कर रही है। नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के मेयर आगामी चुनाव जीतने जा रहे हैं। जहां तक विपक्ष का सवाल है, चाहे कोरोना काल जैसी आपदा हो और चाहे कोई चुनाव हो, विपक्ष ट्विटर से ही पार्टी चला रहा है। इस देश के और बल्कि विशेष रूप से कह लें कि उत्तर प्रदेश की ये राजनीतिक विडंबना है। आज अगर भले ही भारतीय जनता पार्टी को कोई कुछ भी कहे या उसकी आलोचना या प्रशंसा करे, ये बात अलग है, लेकिन सत्यता ये कि भारतीय जनता पार्टी आज अपने इस उरूज पर पहुंची कैसे 200 और 300 प्लस कैसे हो गई। तो कहीं ना कहीं उसके कार्यकर्ता, उसके नेता, उसके सब लोग डेडिकेटेड हैं और वो चुनाव को चुनाव के तरीके से लेते हैं। विडंबना ये है कि यहाँ विपक्ष जो है वो आलोचना करने पर तो आमादा रहती है। फिलहाल मौजूदा राजनीतिक माहौल को समझने वाले अब खुलकर बोलने लगे हैं कि अगर यूपी में डबल इंजन की सरकार है तो यूपी में डबल मेहनत करने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। और जिस तरह से अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर लगातार एक के बाद एक दूसरी परीक्षाओं में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, उसे देखकर ये सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि योगी आने वाले वक्त में सिर्फ यूपी के लोगों के दिलों में ही नहीं बल्कि देश भर के लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेंगे। लखनऊ से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए मनीष पांडे की रिपोर्ट। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक विवादित टिप्पणी कर अपनी पार्टी कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया है। काला बुरागी में चुनावी जनसभा के दौरान खड़गे के बयान से कांग्रेस पर क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा वो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वही सियासी चूक कर दी जैसा कभी मणिशंकर अय्यर ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कभी चाय वाला तो कभी नीच कहकर अपने अंदर की भड़ास निकाली थी। खामियाजा उसका कांग्रेस को भुगतना पड़ गया। कभी सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था, उसका परिणाम आया तो कांग्रेस सिमट कर रह गई। वक्त वक्त पर पीएम मोदी से कांग्रेस के नेताओं ने अपने गुस्से का इजहार शब्दों की मर्यादा से दूर रहकर किया तो जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा कनेक्ट किया और परिणाम बीजेपी के पक्ष में दे दिया। अब एक बार फिर कर्नाटक में 224 सीटों की लड़ाई में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान दे दिया। पीएम मोदी की तुलना जहरीले सांप से कर दी। ನೀವೇನಾದರೂ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ। ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ನೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ, ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ ಇಲ್ಲ, ಇದು ವಿಷ ಅದಾನೋ ಎಲ್ಲೋ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟಣ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವಿಷವನ್ನ ನೆಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಲಗೇ ಬಿಡ್ತೀರಲ್ಲೇ। ಹಂಗೆ ನೀವು अब जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना जहरीले सांप से की, वैसे ही बीजेपी की ओर से एक साथ कई कद्दावर चेहरे आंख लाल कर उन्हें घेरने के लिए आ गए। खड़गे जी जैसे अनुभवी व्यक्ति, उन्होंने जो आज शब्द कहा और वो जो पार्टी से आते हैं उस पार्टी की नेत्री कभी
प्रधानमंत्री जी को मौत का सौदागर कहते थे, कभी उनकी पार्टी के लोग उनको दुर्योधन कहते थे। इस प्रकार के शब्द प्रजातंत्र में ग्रहणीय नहीं है। हमें लगता है खड़गे जी की कुछ मजबूरी रही होगी। खड़गे जी अपने राजनीतिक अकाओं को, राजनीतिक मास्टर्स को संतुष्ट करने के लिए इस प्रकार की अपशब्द का व्यवहार किया। चुनाव नहीं जीत सकते तो कम से कम अभद्र भाषा का प्रयोग करना तो बंद करें। शायद कांग्रेस की हालत वो हो गई जो बिन पानी मछली की होती है, वो तड़प रहे हैं सत्ता के बिना, और तभी तो ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से जहरीले बयान पर तीव्र और तल्ख प्रतिक्रिया बीजेपी की ओर से आने लगी तो खड़गे डिफेंसिव मोड में आ गए। अपने बयान का अपने तरीके से मतलब निकालने लगे। कहने लगे ये बयान व्यक्तिगत नहीं है, मतलब उनकी विचारधारा से है जो जहरीली है। तो सवाल यही है, किसकी विचारधारा कितनी जहरीली है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। सूडान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित लाने के लिए सरकार ने ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है। इस ऑपरेशन के तहत पहली उड़ान दिल्ली आई, जिसमें 360 लोग सवार थे, जिसमें यूपी के 70 लोग भी शामिल हैं। वहीं यूपी सरकार ने यूपी के यात्रियों को कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए तमाम इंतजाम किए हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। सूडान सेना और अर्धसैनिक बल के बीच चल रहे संघर्ष की वजह से सुलग रहा है। यहाँ करीब 3000 भारतीय फंसे हुए हैं। भारत सरकार ने उन्हें वहाँ से सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है। इसके तहत बुधवार रात को 360 भारतीयों को लेकर पहली उड़ान दिल्ली पहुँच गई। इस दौरान एयरपोर्ट पर पहुँचते ही लोगों ने भारत माता की जय, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, पीएम नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। भारत माता के भारत माता के भारत माता के नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ महाराज की योगी आदित्यनाथ महाराज की। सूडान में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच संघर्ष चल रहा है। ऐसे में भारत सरकार प्रतिबद्ध है कि अपने नागरिकों को सुरक्षित भारत वापसी करा सके। ऑपरेशन कावेरी मोदी सरकार चला रही है और इस दौरान लक्ष्य रखा गया है कि 3000 से ज़्यादा जो भारतीय नागरिक सूडान में फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित वापस भारत लाया जा सके। इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने भी दिल्ली में अपनी पूरी तैयारी कर ली है। कल की बात करें तो कल करीब 360 नागरिकों को सूडान से सुरक्षित दिल्ली लाया गया, जिसमें से उत्तर प्रदेश के करीब 70 नागरिक उसमें मौजूद रहे। इन नागरिकों को उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी दिल्ली एयरपोर्ट से रिसीव कर उत्तर प्रदेश भवन, जो कि दिल्ली में स्थित है, यहाँ पर लाया गया और बाकायदा आदर सत्कार के साथ इन्हें इनकी जो भोजन की व्यवस्था है वो कराई गई। इसके बाद इनके घरों तक, यानी इनके गंतव्य तक उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इन सभी यात्रियों को, या यूँ कहें कि जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया था, उन्हें भेजा गया। बुधवार देर रात सूडान में फंसे उत्तर प्रदेश के यात्रियों को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लाया गया। यूपी के करीब 70 यात्री उतरे। इन यात्रियों को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत किया गया और उनके घरों तक भिजवाया गया। यहाँ कल 60+ लोगों को लाया गया है सूडान से, और सरकार ने सारी व्यवस्था की हुई, खाने पीने की, नहाने धोने की, रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं और घर तक पहुंचाने की। ये सरकार यहाँ पे लोग आए थे, तमाम मोदी सरकार और योगी सरकार के पक्ष में नारेबाजी हो रही थी और कहीं न कहीं एक खुशी लोगों में देखने को मिल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। आपने क्या देखा उन लोगों के मन में? आपने बातचीत भी की होगी। नहीं, जो वहाँ से आ रहे थे तो अपने को यहाँ बिल्कुल सुरक्षित महसूस कर रहे थे। योगी सरकार ने सूडान से आने वाले प्रदेश के नागरिकों को किसी भी तरह से असुविधा न हो, इसके लिए हेल्प डेस्क बनाए हैं और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। पूरा स्टाफ हमारा लगा हुआ है। जैसे यूक्रेन के टाइम में हमारे पूरा स्टाफ ने, सभी ने एकजुट होकर काम कर रहा था। इसलिए इस टाइम पे हम तो सभी वर्क एक साथ कर रहे हैं। उनके लिए खाने की व्यवस्था की गई है और कोल्ड कॉफ़ी, लस्सी की व्यवस्था की गई है। कोई दिक्कत नहीं है उनके खाने पीने में, और टाइम से आते हैं, खाना पिला टाइम से खिलाते हैं। कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने पूरी व्यवस्थाएं कर रखी है। जो सूडान से सुरक्षित जो नागरिकों को लाया जा रहा है, व्यवस्थाएं पूरी है, खासतौर पे खाने पीने की व्यवस्थाएं की बात करें। जी बिल्कुल बेस्ट सुविधा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यूक्रेन के टाइम में भी थी, अभी भी बेस्ट है। उनके लिए पूरी सब्जी है, आलू टमाटर की सब्जी है, बेस्ट सब्जी है, खाना है, चावल, लस्सी,
पानी, कोल्ड कॉफ़ी वगैरह सब चीज़ उपलब्ध है। हमारी सरकार ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की हुई है। पहले तो एयरपोर्ट पे जितने भी हमारे यूपी से रिलेटेड आ रहे हैं, सूडान से जितने भी लोग आ रहे हैं, उनके लिए पूरा खाने पीने का इंतज़ाम करवाया गया है। यहाँ पे उनका हॉल्ट करवाया गया है यूपी भवन में। उसके बाद यहाँ से जहाँ जैसे गोरखपुर, लोग कई गोरखपुर के हैं, उनकी पूरी बस की व्यवस्था करवाई गई है, उनको वहाँ तक पूरा छुड़वाया गया है। तो काफ़ी लोगों को रिलीफ था कि सरकार ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की हुई है। यूपी भवन में सूडान से आने वाले इन यात्रियों के लिए खाने पीने की विशेष व्यवस्था की गई है। पहले से ज्यादा मात्रा में खाना बनाया जा रहा है। खाना बनाने वाले कर्मचारी ने बताया कि यूक्रेन से जब रेस्क्यू किया जा रहा था तब भी योगी सरकार ने अपने नागरिकों के लिए बेहतर व्यवस्थाएं की थी। अब सूडान से आने वाले यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए पीयूष तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।